हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न पे आधारित एडुटेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक, और यह इसमें हमने है जो 1 से लेकर 9 सेट तक डिस्कशन किया है, और यह सेट नंबर 10 का डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक वीडियो देख सकते हैं, जो चैनल पे उपलब्ध है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि व्यायाम के दौरान यानी एक्सरसाइज के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है। तो जानते हैं कि कभी कभी आप जब एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा निकलना स्टार्ट होता है। तो किस कारण से होता है? तो ये होता है परासरण नियमन के कारण, जिसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन प्रक्रिया क्या है, जिसे परासरण नियमन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से वो त्वचा के माध्यम से, स्किन के माध्यम से है जो बाहर है, जो क्या होता है, वो पसीना है जो बाहर निकलना स्टार्ट होता है, और जिस कारण से हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। प्राणियों की समस्त जैविक क्रियाओं के सफल संचालन हेतु उनके शरीर में या दैहिक तरलों में जल और आवश्यक लवणों की एक निश्चित परास में सांद्रता आवश्यक है, यानी कि एक टेम्परेचर मेंटेन चाहिए उसको बाहरी एटमॉस्फेयर से रिलेट करते हुए। इससे इनके दैनिक तरल यानी कि बॉडी फ्लूइड में वांछित परासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसको बनाए रखने में इसको सहायता मिलती है। विभिन्न जलीय जीव भिन्न भिन्न परासरणीय गुणों वाले जलीय आवास में रहते हैं। जानते हैं कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं जो अपने अपने आवास में जैसे रहते हैं। किसी जैसे मानव है वो है जो स्थल पे रहता है, या फिर जैसे एक्वेटिक एनिमल्स वो समुद्र में रहते हैं। तो इस तरह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, तथा आवास की प्रकृति के अनुसार विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा अपने दैहिक तरल में परासरण दाब और लवणों की निश्चित सांद्रता का नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते रहते हैं, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये कह रहा है शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें जानते हैं कि श्वसन की दर को घटा दी जाती है। जब श्वसन की दर घट जाती है, जिस कारण से है जो ये फल है जो ज़्यादा अभिक्रिया नहीं कर पाता, रिएक्शन नहीं कर पाता, ऑक्साइड नहीं बना पाता है, जिस कारण से है फल का जो लाइफ पीरियड है वो है जो ज़्यादा समय तक टिका रहता है। और जानते हैं कि कोल्ड या फ्रिज में जैसे कोई भी सामान को या खाने वाली वस्तु को रखते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक वो है जो सुरक्षित रहता है, वो सही रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फलों और सब्जियों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से उनकी सेल्फ आयु बढ़ाई जा सकती है, जिससे पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि जो है जो रिएक्शन नहीं कर पाता है, और फल और सब्जियां लंबी अवधि तक है जो ताज़ा रहती है। फलों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से भंडारण की अवधि लंबी होती है, क्योंकि उनकी श्वसन दर क्या हो जाती है? तो रिस्पिरेशन रेट है जो उसमें डिक्रीज हो जाती है। जब फल सांस लेते हैं तो वे एथिलीन छोड़ते हैं, जो पकाने में मदद करते हैं। तो जानते हैं कि फल को जो नेचुरल तरीके से जो पौधा पकाता है वो कौन से हार्मोन से पकाता है? तो यही एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन के द्वारा है जो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है। ये पेड़ के द्वारा स्वयं ही निकाला जाता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, और बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रूप से जब पेड़ में पौधे ये फल रहते हैं कच्चा, जैसे कि आम कच्चा है, उसको तोड़ लेता है और उसको फिर क्या करता है? बाहर से एसिटिलीन देकर उसको, या फिर कार्बाइड देकर उसको पकाया जाता है, जिस कारण से उसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से पकाया, कृत्रिम रूप से फल को पकाने वाला हार्मोन, है ये। ठीक है, इसको आप जानते होंगे। ठीक है, या इसको कार्बाइड भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बाइड भी बोलते हैं। ये वाइट तरह के देखे होंगे कि आम पे क्या होता है? आम में इस तरह से लगा होता है। कभी कभी जब ये मार्केट में आता है तो उसमें वही कार्बाइड लगा रहता है। ठीक है, उजला पाउडर टाइप का होता है। ठीक है, एथिलीन, इसे इथिलीन ही कहे। इथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। प्रत्येक फल में इथिलीन उत्पादन का एक अलग स्तर होता है। फलों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से एथिलीन के उत्पादन की दर हो जाती है जो कम हो जाती है, जिस कारण क्या होता है? फल है जो बहुत अच्छी तरह से ये है जो पक नहीं पाता है, किसमें? तो ठंडे जगहों पे। इस प्रकार फलों का सेल्फ जीवन है जो बढ़ जाता है। कोल्ड रेफ्रिजरेटर या फिर रख सकते हैं, या फिर जो कोल्ड हाउस होता है उसमें भी रखते हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ समुद्रीय जंतु और कीट अंधेरे में भी अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी अंधेरा रहता है तब भी है जो प्रकाश इस तरह से देखते होंगे कि जैसे इसी का एग्जाम्पल एक जुगनू होता है। जुगनू
जुगनू है, जुगनू जिसे फायर फ्लाइज कहते हैं, फायर फ्लाइज, इसका एग्जाम्पल जुगनू हो गया, या फिर जेली फिश हो गया, क्या जेली फिश, जेली फिश मछली हो गया। ये भी है जो क्या करता है, ये है जो समुद्र के किनारे जब रहते हैं तो समुद्र के अंदर तक भी अपना प्रकाश से है जो नेचुरल लाइट इसमें है जो विद्यमान होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, ये उष्मा यानी हीट जनरेट नहीं करता है। आपको ये फर्क रहना चाहिए कि जो भी जुगनू या फिर जेली फिश जिस तरह से लाइट उत्पन्न करता है वो एक नेचुरल होता है और उससे हीट यानी उष्मा की प्राप्ति नहीं होती है, इसको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, बायोलुमिनेसेंस इसको कहा जाता है। बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है, लिविंग बींग्स, ठीक है, लिविंग बींग्स के द्वारा है जो अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने की परिघटना को क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि स्टार भी अपने ही है जो रोशनी से चमकता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, ये बायो नहीं, यानी कि लिविंग मैटर्स नहीं है, क्या स्टार एक लिविंग मैटर नहीं है, जिस कारण से बायोलुमिनेसेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलन यानी कन्वेंशन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित दिया गया है। तो पहला जोड़ा कह रहा है कि बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन कब होता है, ये 1992 में होता है। जानते ही ये क्या होता है, ये 1989 में है जो लागू किया जाता है, और फिर है जो ये प्रभाव में कब आता है, तो इसको प्रभाव में लाया जाता है कब, तो ये 1992 में इसको प्रभाव में लाया जाता है। बासेल कन्वेंशन होता क्या है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, और बासेल कन्वेंशन क्या करता है, तो जो भी हजार्डस वेस्ट होता है, वे हजार्डस वेस्ट यानी खतरनाक कचरा, ठीक है, खतरनाक कचड़े, उसको है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना पहुंचे, उसके लिए है जो एक ट्रीटी बनाता है, इसके लिए वो कन्वेंशन किया गया है, वासेल कन्वेंशन। इसको याद रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कब हुआ था, और कभी ये पूछ सकता है कि ये किस लिए वासेल कन्वेंशन है जो जाना जाता है। तो देखिए वेसल कन्वेंशन में बेस इस तरह से है और यहाँ पे बेस्ट है, तो यहाँ पे इस तरह से याद रख सकते हैं बेस और वेस्ट, ठीक है। तो वेसल कन्वेंशन किसके लिए, तो वेस्ट के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ना जाए इसके लिए है जो इसके लिए वे कन्वेंशन किया गया है। रॉटरडम कन्वेंशन की बात करते हैं, तो रॉटरडम कन्वेंशन क्या होता है, ये 2004 में किया गया था। 2004 में क्या होता है, तो ये रॉटरडम कन्वेंशन में क्या होता है कि इसमें है कि जितने सारे केमिकल्स जो हैं हजार्डस केमिकल्स, इसमें हजार्डस केमिकल्स ठीक है, यानी रसायन, खतरनाक रसायन का इसमें है जो रोक लगाया जाता है कि खतरनाक रसायन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में है जो ना जाए, उसका ट्रेडिंग ना हो, इससे है जो ये रॉटरडम कन्वेंशन इस पे रोक लगाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स जिसे पीओपी कहते हैं, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इसे बोलते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो ऐसे प्रदूषक जो बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं वातावरण में, उस पे है जो ये रोक लगाते हैं कि वैसा उसका है जो उसको है जो डिक्रीज करना है, उसको डिक्रीज करना है, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले प्रदूषक, लंबे समय तक रहने वाले जैव प्रदूषक को इसमें रोक लगाना है। इसको है जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो इसका उत्पन्न नहीं होने देना है, इसको कम रखना है, ताकि है जो हमारा इन्वायरमेंट है जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये ना कर पाए। तो ये तीनों का ये सही हो गया, तो इसमें तीनों है जो मिलान सही दिया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम और भी कुछ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट हुआ है उसको हम देख लेते हैं कब हुआ है और किससे रिलेटेड है। रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं, तो रामसार कन्वेंशन कब होता है, 1971 में, और रामसार कहाँ पे है, तो ईरान में एक शहर है रामसार है, ठीक है। और इसमें है जो वेटलैंड कंजर्वेशन की बात की जाती है, यानी कि क्या, तो वेटलैंड का कंजर्वेशन इसमें किया जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं, तो ये 2001 में होता है। कब, 2001 में है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। साइट्स की बात करते हैं, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसमें है जो वैसे संकटग्रस्त जीव या फिर पौधे की प्रजातियां जिसको है जो मार्केट में है जो इलीगल रूप से ट्रेडिंग ना किया जाए, उस पे है जो साइट से जो ये प्रतिबंधित करती है। और इसका कब आया था, साइट से जो 1973 में ये बना था।
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 1992 में आता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बोन कन्वेंशन, जो जर्मन में एक शहर है बोन, वहां पे हुआ बोन कन्वेंशन, जो 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो 1985 में होता है, 1985 में वियना कन्वेंशन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है कब? 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए किया गया था। किसको? ओजोन लेयर को बचाने के लिए किया गया था, ओजोन को बचाने के लिए किया गया था। और ये कब? 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर, ठीक है, जिस कारण से 16 सितंबर को क्या? तो ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए है, जो 1997 में लागू किया गया, लेकिन 2005 में इसको इफेक्ट में लाया गया। कब? 2005 में इफेक्ट में लाया गया था। इफेक्ट में कब आया गया? 2005 में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC है, जो 1992 में आया, जिसे कहते हैं अर्थ समिट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? अर्थ समिट कहते हैं। क्या? अर्थ समिट। अर्थ समिट कहते हैं। जो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। तो ये सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था। फर्स्ट कहाँ? तो रियो डे जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद हुआ था 2002 में, 10 साल बाद हुआ था 2002 में, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। उसके बाद 10 साल बाद फिर से रियो +20 होता है, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में ही होता है, 2012 में होता है, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना है। UNFCCC का कन्वेंशन है, जो किस लिए होता है? तो ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन का अर्थ को है जो कंजर्व करने के लिए, उसको है जो प्रोटेक्शन देने के लिए है, जो UNFCCC का है जो एक मीटिंग होता है, सम्मेलन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है? तो पीतल जानते हैं किससे बना होता है? तो पीतल जिसे बरास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बरास बोलते हैं। ब्रास ये किसका बना होता है? कॉपर, तांबा और जस्ता का बना होता है। ब्रास किसका? कॉपर और प्लस जिंक का बना होता है, जिसे पिताजी भी कहते हैं। इसको याद रखना है, एक कोड आता है पिताजी, पिताजी, ठीक है। तो पीतल किससे बना होता है? तांबा और जिंक से बना होता है पिताजी। पीतल तांबा और जस्ता से बना एक मिश्र धातु है, क्या है? एक अलॉय है। ये क्या है? एक अलॉय है, और जिसमें तांबा अधिक अनुपात में है जो उपस्थित रहता है, सबसे ज्यादा तांबा इसमें उपस्थित रहता है। पीतल का व्यापक रूप से नलसाजी, व्यस्तीकरण, जीपर और उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है। वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा पीतल पर आक्रमण किया जाता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ पीतल में उपस्थित कॉपर और जिंक के कारण कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड का है जो निर्माण हो जाता है। इसलिए इन दो यौगिकों की एक परत पीतल की सतह पर जमा हो जाती है, जिसे मलिनता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? मलिनता कहा जाता है। क्या? मलिनता कहा जाता है। पीतल भी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके कारण पीतल का है जो धीरे धीरे क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है, और पीतल का जो रंग होता है वो धीरे धीरे है जो और भी डल होने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण है जो ये पीतल का रंग खराब होने लगता है, जब ये वायु के संपर्क में आने लगता है तब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, पूछ रहा है। तो जानते हैं कि थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, इस तरह के जो मिनरल्स हैं क्या किस में आते हैं? तो ये आते हैं क्या? तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स के रूप में आते हैं, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। यानी कि जब ये रेडिएशन देते हैं तो क्या होता है? अल्फा बीटा गामा के रूप में है जो रेडिएशन, अल्फा बीटा और गामा के रूप में है जो ये रेडिएट करते हैं। अल्फा जबकि क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और बीटा क्या होता है? तो ये निगेटिव होता है। गामा क्या होता है? तो ये न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, ये इसे रेडियोधर्मी बोलते हैं, रेडियोधर्मी। अब हम बात करते हैं कैडमियम की। कैडमियम क्या होता है? तो कैडमियम के कारण, यानी कि इसकी जब अधिकता हो जाती है ये पॉल्यूटेंट से, उसके कारण क्या होता है? इटाई डिजीज होता है। क्या? इटाई, जानते ही इटाई, इटाई इटाई रोग होता है, इटाई रोग होता है। ये किसमें? कैडमियम के अधिकता के कारण इटाई रोग होता है, जो हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो हमारा शरीर क्या होता है कि ये इसके कारण है जो अधिक बीमारियों से ग्रसित होना स्टार्ट हो जाता है, इटाई, ठीक है। इटाई मिलाने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आगे और हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स नहीं है, कैडमियम। अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में पाए जाने वाले कुछ रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो यूरेनियम इसमें है, क्या है? तो यूरेनियम है, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है,
प्लूटोनियम हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, कैलिफोर्नियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, नेपटूनियम हो गया, ये सारे क्या है, तो ये सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स है जो क्या करते हैं, वो है जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन है जो निकालते रहते हैं। ठीक है, हम आगे अब बढ़ते हैं कि जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा। तो जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा, तो जानते हैं कि भाप में सबसे ज़्यादा, यदि आप जो गर्म पानी है उसमें हाथ डालते हैं तो उतना नहीं जलता होगा, लेकिन जब आप कुकर में, जैसे कुकर में कुछ गैस या उससे निकल रहा है तब उस पर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ है जो जलने का चांस है जो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें ज़्यादा वो जलन होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जानते हैं कि पानी की घनत्व की बात करते हैं तो पानी है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा क्या होता है, ये पानी के घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है। और पानी का क्वथनांक है जो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कभी कभी एग्जामों में ऐसे आसान क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पानी का असंगत विस्तार होता है जिसके कारण 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर या फैलने की बजाय क्या होता है, ये सिकुड़ना स्टार्ट कर हो जाता है। जानते हैं कि टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे कि गर्म पानी है तो गर्म पानी है तो उसको गर्म करते हैं तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, आणविक बल है, वो टूटने लगता है, जिस कारण से क्या होता है, हवा बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से वो फैलने लगता है। लेकिन क्या होता है इसमें होता है क्या कि बढ़ने पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, फैलेगा ही, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ऊपर और भी जाने के बाद फैलना चाहिए, लेकिन वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर फिर कम हो जाता है और पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर कम होता है। पानी का घनत्व 3.98 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखना है। तो कितना, तो पानी का घनत्व होता है जो 3.98 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। समुद्री जल में लवणता यानी सालिनिटी बढ़ने के कारण घनत्व है जो ज्यादा तापमान पर होता है, घनत्व ज्यादा तापमान पर होता है। 35/1000 लवणता वाले समुद्री जल में घनत्व 3.54 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। पानी की गैसीय अवस्था में यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटने से पहले लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है जब ये 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिक पहुंचता है तब। यहाँ पे आगे हम जानते हैं कि पानी की जो स्ट्रक्चर है, पानी की संरचना की खोज किसने किया था। पानी की जो संरचना है इसकी खोज किसने किया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। और यूरे ने है जो H2O का फार्मूला दिया था। H2O का फार्मूला देकर के फिर है जो इसमें वाटर का निर्माण करने का ये है जो संरचना देकर हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विस्फोट कराया था, जिस कारण से जल का निर्माण हुआ था। ऐसे जल है जो पृथ्वी पर बहुत सालों से, जब से पृथ्वी है उसके पहले से जल है जो पृथ्वी पर मौजूद है। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण नहीं होता है, तो जानते हैं कि इसमें है जो विटामिन ए ऐसा विटामिन है, या फिर बीटा बी कम्प्लेक्स, जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बी का जितना सारे विटामिन है वो है जो हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। जबकि ए डी ई के ये सारे ऐसे विटामिन है, जैसे कि डी विटामिन क्या है, तो ये जानते हैं कि जब सनलाइट हमारे शरीर पे पड़ती है तो शरीर के द्वारा है जो विटामिन डी निकलता है, उससे संश्लेषित होता है जब ये सन के लाइट के कारण होता है, और ये शरीर में ही होता है, लेकिन ये छुपा रहता है। जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो विटामिन डी रिलीज होता है, ठीक है। और विटामिन ए डी ई के क्या है, तो ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। फैट वसा में ये क्या है, घुलनशील है, या ये बोल सकते हैं ये वसा में पाया जाता है, और ये जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील नहीं है। जबकि बात करते हैं विटामिन बी और सी की, विटामिन बी एंड सी, ये क्या है, विटामिन बी सी है जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। इसको याद रखना है। और एडी के क्या है, तो फैट में ये चले जाते हैं, जिस कारण से ये बहुत दिनों तक हमारे शरीर में फैट के रूप में फैट में जमे रहते हैं और एडी की प्राप्ति होती रहती है।
अब हम देखते हैं केमिकल नेम है जो विटामिन का है, क्या क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसको है जो आग पे पकाने पर यह क्या होता है, इसका प्रभाव है जो खत्म हो जाता है, इसलिए आपको ये कच्चे ही खाना होगा, जैसे कि नींबू, संतरा आदि। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फाइलोक्विनोन जो रक्त के थक्का का जमने में मदद करती है। विटामिन बी वन थायमिन। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री नाइसिन नियासिन। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन बायोटिन। विटामिन बी सेवन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि हमारा कभी त्वचा सूखा रुखा हो जाता है या फिर बाल झड़ने लगते हैं, तो किस कारण से, ये बायोटिन की कमी के कारण होता है। विटामिन बी नाइन की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड है। विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड। आगे हम बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एफ्ला। एफ्ला आप जानते हैं कि कभी कभी एग्जाम में, खासकर ये दरोगा एग्जाम्स भी के मेंस में है जो पूछा गया क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, अफ्लाटॉक्सिन किस में पाया जाता है, तो यह है जो कवक यानी कि फंगस में पाया जाता है। किसमें, फंगस में। और फंगस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं क्या है, तो ये मशरूम या फफूंदी, इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। गोबर छत्ता भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा किसका अफ्लाटॉक्सिन कहाँ से निकलता है, तो ये है जो एक कवक। और इसका जो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन है जो फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये है जो काइटिन का बना होता है, CHITIN, काइटिन, ठीक है। इसको काइटिन लिख सकते हैं, काइटिन का ये बना होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा में पूछा गया है मेंस के टाइम में, तो आपको ये है जो याद रखना है। और इसका स्टडी किया जाता है, जैसे कि कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहलाता है, इसको याद रखना है, माइकोलॉजी कहलाता है। और ये इस तरह से मशरूम का जो आकार देखते हैं कि नीचे नैरो बेस होता है, नैरो बेस होता है, और ऊपर क्या होता है, एक इस तरह से छत्ता आकार ये ले लेता है। आप यहाँ पे देखे होंगे कि जो पहाड़ रेगिस्तान क्षेत्रों में भी ऐसे जब चट्टान, ये हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से मशरूम आकार के है जो रेगिस्तान में है जो उस तरह से डोम बना लेता है, ठीक है, आकार बना लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जैसे कि एक ये प्रोटोजोआ है, इसके कारण क्या होता है, तो मलेरिया जो पैरासाइट होता है जिसको परजीवी बोलते हैं, उसका कारण से, या फिर ये रिंग वर्म होता है, इस तरह से दाद खाज खुजली इस तरह से जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। जीवाणु की खोज किया था किसने, तो लीवन हॉक ने किया था। और इसे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ ये बैक्टीरिया क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जबकि विषाणु के अंतर्गत क्या होता है, तो वायरोलॉजी के अंदर ये विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का कोई भी शरीर नहीं होता है, ये जिस शरीर में चला जाता है उसी शरीर को ये अपना लेता है और फिर धीरे धीरे आकार है जो उसी में बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार प्रोटोजोआ के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल की बात की जा रही है। नर्व सेल, नर्व सेल की लंबाई कितनी होती है, तो नर्व सेल की लंबाई कितनी होती है, तो इसको है जो लगभग है जो 1 मीटर के आसपास होता है, 1 मीटर के आसपास यानी कि 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है एक नर्व सेल, जो कभी कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, थोड़ा थोड़ा इसी के आसपास है जो रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरॉन्स है जो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जिस तरह से वो तंत्रिका है जो तंत्रिका कोशिका का है जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कौन, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है। इसके बारे में आप जानते होंगे, न्यूरॉन्स हमारे जो ब्रेन में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, और फिर नर्व एंडिंग है, डेंड्राइट है। इस तरह से वृक्षनुमा आकार ले लेता है। और न्यूरॉन का पार्ट्स क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, यानी सूचना है जो प्राप्त करता है। सेल बॉडी क्या करता है, तो अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में जिस तरह से जो विद्युत आवेग के रूप में जो सूचना प्रदान की जाती है उसको है जो सेल बॉडी में ये ट्रेवल करता है। एक्सोन की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। ये एक्सोन है जो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, सबसे बड़ी जो रेशा है वो कौन है, वो एक्सोन है। और इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये है जो एक दूसरे डेंड्राइट के थ्रू, एक डेंड्राइट है जो दूसरे से कनेक्टेड है, उसको ये डेटा भेजते रहता है और या सिग्नल भेजते रहता है, ठीक है, इम्पल्स भेजते रहता है, जिस कारण से चारों तरफ है जो इन्फॉर्मेशन है जो सेल बॉडी से डेंड्राइट या न्यूरॉन्स की तरफ है जो चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन।
साइनेप्स क्या होता है, तो इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन और दूसरा डेंड्राइट का जो न्यूरॉन है, दोनों के पार्ट्स के बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। और यही क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि साइनेप्स क्या होता है। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर है जो इजिली ट्रांसमिशन के लिए है जो क्या होता है कि है जो इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि विद्युत रूप से जो सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, वो है जो यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल के रूप में और फिर हमारे बॉडी में है जो इस तरह से है जो नर्व सेल के थ्रू है जो हमारे बॉडी में है जो इंफॉर्मेशन है जो पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसका जैसे कि आप देखे होंगे कि आपका जैसे कुछ पिन वगैरह या निडल आपको शरीर में सुई के समय दिया जाता है, सुई देते समय आपका देखते हैं चुभन है जो आपको ब्रेन में भी होता है, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है जो वहाँ से पहुँचता है, जिस कारण से आपको लगता है कि हमको चुभन महसूस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं होता है, कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर जानते हैं कि चूहा है जो बच्चा को पैदा करता है, इस तरह से जिसका अंडा जो अंडा नहीं देता है वो क्या हो गया, जो अंडा नहीं देता है वो क्या, जो अंडा नहीं देता है वो क्या है, वो स्तनधारी है। ठीक है, तो चूहा है जो अंडा नहीं देता है, ये बच्चे को जन्म देता है। गिलहरी, बिल्ली, ये सब क्या है, ये बच्चे को जन्म देते हैं और ये दूध पिलाते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, या फिर क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट दैट हैव 4 लिम्स एंड हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क, इसके पास इसके शरीर के ऊपर बाल होते हैं, ये दूध है जो बच्चों को अपने दूध के माध्यम से दूध पिलाते हैं और फिर बच्चा भी देते हैं। ठीक है, इसमें होता है कार्निवोर में, जैसे कि कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, बियर्स हो गया, यानी कुत्ता, बिल्ली, भालू, इस तरह से शेर, इस तरह से क्या है, ये मैमल्स है। यहाँ देख सकते हैं हॉर्स, राइनो, ये सारे क्या है, ये भी मैमल्स है। प्लेटिपस, इचिडना याद रखना, इचिडना क्या है, तो ये है जो ये क्या है, ये मैमल्स है। बैट्स, जो चमगादड़ है वो भी एक चमगादड़ क्या है, तो मैमल्स ही है। और इसको स्तनधारी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, और हाथी की बात करते हैं या फिर प्राइमेट्स जैसे कि मानव, एप्स, मंकीज, ये सारे क्या है, तो ये कछुआ, डिगोंग को क्या बोलते हैं, तो सी काऊ बोलते हैं। डिगोंग को क्या बोलते हैं, सी काऊ। ठीक है, यानी कि जो ऐसा जो समुद्र में रहने वाली गाय बोलते हैं डुगोंग को। और डियर, कैटल, जिराफ से सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, तो मैमल्स के हैं, यानी कि स्तनधारी का है। इसका इमेज के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा। आंसर क्या है, छिपकली हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली यानी कि जो पाम है वो वहाँ पे पाई जाती है। तो पाम कहाँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेटाकॉर्पल्स है, मेटाकॉर्पल्स है जो हथेली में पाई जाती है। मेटाकॉर्पल्स ये हथेली का सपोर्ट करता है, मेटाकॉर्पल्स। और यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये क्रेनियम हो गया जो खोपड़ी में है। यहाँ पे फेस है, यहाँ पे देख सकते हैं स्केपुला है, स्टर्नम है, रिब्स जो हड्डी है इस तरह से रिब्स है, ह्यूमरस है, अल्ना, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है हड्डी, यहाँ पे अल्ना है, अल्ना। फिर बीच का रेडियस हो गया, फिर कार्पल्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, कार्पल्स हो गया। मेटाकार्पल्स बीच का जो ये कहाँ पे है, हथेली पे है। और फीमर है जो हड्डी में है। फ्लैंजिल जो अंगूठे में है, अंगूठे में, या फिर इस तरह से उंगली में है, फ्लैंजिला। ठीक है, पैटेला क्या है, तो ये नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पैटेला है घुटने पे। और फेबुला है, टिबिया है, इस तरह से जो पैर का हड्डी है, फेबुला, टिबिया। और जो जांग की हड्डी है, फीमर है, वो सबसे जो बड़ी हड्डी है क्या, तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी जो कान का होता है वो स्टेपिस होता है। टार्सल्स की बात करते हैं तो ये पैर के आगे का भाग है, ये पैर का मेटाटार्सल्स है जो आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे है। फ्लैंजिला है जो उंगली, जो पैर के उंगली का ये भाग है। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन स्केलेटन को आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा अंग कहाँ पे है, और इसको है जो लोकेशन के देख सकते हैं किस तरह कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाकार्पल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है। तो पूर्ण पाचन की बात करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन की बात करते हैं, तो ये पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ, छोटी आंत में होता है। जानते हैं कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो 1 पॉइंट है जो यहाँ पे 6 से 7 मीटर की है जो लंबाई होती है, 6 से 7 मीटर लंबाई। जबकि बड़ी आंत की लंबाई
1.5 मीटर के आसपास होती है। इस तरह से देखते हैं कि छोटी आंत की लंबाई है जो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन नाम इसका छोटी आंत है। और ये छोटी आंत इस तरह से है जो क्या होता है, एक कुंडली आकार रूप लेकर है जो अपना साइज है जो बहुत बड़ा बना लेता है। छोटी आंत प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से पचा लेती है। यह इस उद्देश्य के लिए यकृत और अग्नाशय के तरल पदार्थ प्राप्त करता है। छोटी आंत के 3 भाग होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें है जो 3 ऑप्शन में दे देगा या फिर चौथा है जो हटा देगा और फिर बोलेगा इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें डिओडेनम, जेजुनम और इलियम इसका एग्जाम्पल हो जाए। छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन है, तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम है। अमाशय के डिओडेनम सिरे से पाइलोरिक अंत में प्रवेश करने वाले पदार्थ को कायम या अम्लीय कहते हैं। छोटी आंत वो जगह है जहां अंतर्ग्रहण मैक्रोमोलेक्यूल्स पूरी तरह से पच जाते हैं। रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले पेट की सामग्री को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पेट के बारे में जानते हैं स्टमक, तो पेट से क्या होता है, पेप्सिन, और अग्नाशय से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन 3 मुख्य एंजाइम है जो पेट और डिओडेनम में पॉलीपेप्टाइड्स में आहार प्रोटीन को तोड़ते हैं। अलग अलग एक्सोपेप्टिड्स और एंडोपेप्टिड्स के बाद में इन पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में फिर तोड़ देते हैं। मलाशय की बात करते हैं तो मलाशय के कर्तव्यों में बृहत अंत्र से मल एकत्र करना, मल की उपस्थिति के बारे में आपको सतर्क करना और निकासी होने तक मल को पकड़े रहना, ये इसमें शामिल होता है। बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत का कार्य है कि भोजन से पानी और नमक को अवशोषित करना, और जो पूरी तरह से पच नहीं गया है और साथ ही किसी भी बचे हुए कचरे को बाहर निकालता है कौन है, तो बड़ी आंत करता है, बड़ी आंत निकालता है। जब तक भोजन और पाचक रस आपकी बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं तब तक अधिकांश पाचन और अवशोषण हो चुका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कौन सा विस्फोटक इसमें नहीं है, तो कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो जानते हैं कि ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं, विस्फोटक के एग्जाम्पल है, एक्सप्लोसिव्स है। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो इसका क्लोरोपिकीन ये क्या है, एक क्लोरोपिकीन है जो उस तरह से विस्फोटक के रूप में ही नहीं तो लेकिन ये प्रदूषक के रूप में है जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें, और रशिया यूक्रेन युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। रशिया यूक्रेन वार में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसका क्लोरोपिकीन का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है जो एक्सप्लोसिव के रूप में है, जो काम नहीं करता है, एक प्रदूषक के रूप में काम करता है, इसको याद रखना है। ट्रीनाइट्रोटोलिन की बात करते हैं तो एक हल्का पीला ठोस कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है जो मुख्य रूप से एक विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे टोल्यूनी के चरणबद्ध नाइट्रेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। चूंकि TNT 82 डिग्री सेल्सियस पर पिघला देता है और 240 डिग्री सेल्सियस से नीचे विस्फोट नहीं करता, इसे भाप से गर्म जहाजों में पिघलाया जा सकता है और केसिंग में फिर डाला जा सकता है। यह झटके के लिए अपेक्षाकृत असंवेदनशील है और डेटोनेटर के बिना विस्फोट इसमें नहीं किया जा सकता है। इन कारणों से यह सबसे पसंदीदा रासायनिक विस्फोट है जिसका व्यापक रूप से युद्धपोत और विध्वंस के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, ट्राइनाइट्रोटोलिन का। जबकि डाइनाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं तो यह एक दवा है जो एंजाइना और पुरानी गुदा विदर का इलाज करती है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ावा देकर काम करता है। शरीर डाइनाइट्रोग्लिसरीन को नाइट्रिक ऑक्साइड में तोड़ देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिनियों के भीतर की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है। यह धमनियों और नसों को खोलने की अनुमति देता है जिससे अधिक रक्त प्रवाहित होता है। हेल्थ केयर पेशेवर इस क्रिया को वासोडिलेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको है जो याद रखना है, ये यहाँ पे जैसे ऑप्शन के अनुसार ये डाइनाइट्रोग्लिसरीन का ये तो सही है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप इसको है जो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। ये नाइट्रोग्लिसरीन है जो क्या है, एक एक्सप्लोसिव है और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो डायनामाइट में। किसमें, डायनामाइट में। डायनामाइट जिसका आविष्कार किया था किसने, अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इन्हीं के द्वारा है जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार है जो 1900 इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार है जो स्टार्ट किया जाता है कब, 1901 में। और सबसे पहले बार जो स्टार्ट किया गया था कितने क्षेत्रों में दिया गया था, 5 क्षेत्रों में दिया गया था। 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जैसे कि उसमें साहित्य के क्षेत्र हो गया, शांति के क्षेत्र हो गया, मेडिसिन के क्षेत्र हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस तरह से 5 क्षेत्रों में दिया गया। बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ये
यहाँ पे डाई हटा दीजिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन सही हो जाएगा। जो एक्सप्लोसिव है ट्राइनाइट्रोटोलिन, साइक्लोट्राइमिथिलिन ट्राइनाइट्रामीन, ये भी तीनों है जो एक्सप्लोसिव हो गया। लेकिन पहले ये क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक दवा है, ठीक है। डाई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक दवा है, इसको याद रखना है, ठीक है। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, एक प्रदूषक है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? निर्जीव भाग कौन सा है? तो इसमें जानते हैं कि जीव द्रव्य, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है, एक सजीव भाग है। क्या है? तो लिविंग बींग्स का ये भाग है, सजीव है, ठीक है। जबकि कोशिका वाल क्या है, तो ये प्लांट सेल का जो ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेल वाल है, सेल वाल है। सेल वाल इस तरह से एक आकार प्रदान करता है, एक रिजिड होता है, कठोर होता है, या फिर उस तरह से एक हार्ड रूप देता है। किसको? तो प्लांट्स को हार्ड रूप होता है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सिर्फ ये प्लांट सेल में ही होता है और ये एनिमल सेल में नहीं होता है। यहाँ पे सेल वाल एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो रिजिड होता है, कठोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, लार्ज वैक्यूल्स होता है। जो वैक्यूल्स है जो प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, ओनली है जो प्लांट सेल में ये लार्ज जो वैक्यूल है वो पाया जाता है, वो पानी का है जो उस तरह से स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये सारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ है जो प्लांट सेल में ही होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस भी दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका वाल हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से, बोल रहा है कि भारतीय गणतंत्रों ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो जानते हैं कि वो सारनाथ की जो लाट है, जो इस तरह से एक शेर बैठा है, उसके चारों तरफ उसका चार मुड़ी है शेर का, और वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। और यहाँ पे भारत के जो करेंसी होता है उसमें भी आप देखे होंगे ये है जो ये सिंबल मिला गया है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भी बात करते हैं कि मौर्य राजवंश में जो प्रशासन संबंधी अधिकारी थे उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन थे? तो मंत्री जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था, समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री, सन्निधाता, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन दोनों कि समाहर्ता क्या होता है, तो राजस्व विभाग का मंत्री होता है, जबकि सन्निधाता क्या होता है, राजकोषीय कोषाध्यक्ष होता है। यहाँ पे देखते होंगे कि ये समाहर्ता, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में आप जाते होंगे तो वहाँ पे भी समाहरणालय लिखा होता है, ठीक है। तो समाहर्ता वहीं से, समाहर्ता से ही बना है समाहरणालय। प्रदेश सन्निधाता कौन है, राजकीय कोषाध्यक्ष है। जबकि प्रदेष्टा क्या है, तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता है। नायक क्या है, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता है नायक। कर्मांतिक क्या है, उद्योग एवं कारखानों का प्रधान होता है। उद्योग एवं कारखानों का प्रधान कौन होता है, कर्मांतिक। जबकि दंडपाल होता है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। और नागरिक या पौर जिसे बोलते हैं, ये नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दुर्गपाल होता है राजकीय दुर्ग रक्षकों का प्रधान होता है। अंतपाल की बात करते हैं तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता है। आठवीं की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बिहार दरोगा एग्जाम में कि आठवीं क्या है। तो आठवीं क्या है, तो वन विभाग का प्रधान होता है जो मौर्य वंश में था। दौवारी की बात करते हैं क्या, तो दौवारी की बात करते हैं तो राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान होता है कौन, ये दौवारिक होता है। आंतरवर्षी की बात करते हैं तो अंतःपुर का अध्यक्ष होता है, यानी कि राजमहल के अंदर में जो भी कार्य हो रहा है उसके संपादन कौन करेगा, किसकी देखरेख में होगा, तो आंतरवर्षी के देखरेख में होगा। जबकि मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन होता है, तो ये पूरे मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, तो मंत्री परिषद अध्यक्ष होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये मौर्य वंश का जो स्थापना होता है 323 बीसी में होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा है जो घनानद को हराकर राजगद्दी प्राप्त कर ली जाती है। मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से मगध यानी कि गया, नालंदा, पटना आदि क्षेत्रों में शुरू में होती है, लेकिन पूरी तरह से पूरे है जो भारत क्षेत्र पे इसका राज चलता है। आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था। भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था किसने, तो ये हर्षवर्धन ने दिया था। किसने, हर्षवर्धन ने दिया था। लेकिन सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहली बार भूमि अनुदान, सबसे पहली बार भूमि अनुदान देने की बात किसने किया था, तो सातवाहन वंश ने ही शुरुआत किया था। सातवाहन वंश ने शुरुआत किया था, जिसकी स्थापना किसने किया था, सिमुक ने किया था। और सातवाहन वंश के बाद क्या हुआ, जब ये प्रथा स्टार्ट हो गया तो ब्राह्मणों को भूमि है जो उसके कर्तव्य के बदले, उसके पूजा पाठ के बदले है जो पुरोहितों को दिया जाने लगा, जिस कारण से पुरोहित क्या हुआ कि धीरे धीरे है जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत होना स्टार्ट हो गए। और फिर एक है जो उस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए और अपने सैनिक भी रखना स्टार्ट कर दिए। जब सैनिक की जरूरत
राजा को होती थी तो वो इस तरह ब्राह्मणों को कांटेक्ट करते थे, उस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स को कांटेक्ट करते थे, जिस कारण से एक अपने आप में ही है जो अपना एक छोटा छोटा रूप पे शासन स्टार्ट कर दिया, जिस कारण से गुप्त साम्राज्य, जब गुप्त साम्राज्य आते आते क्या होता है कि ये इतनी जनसंख्या में, इतनी संख्या में बढ़ जाती है, इतना ताकतवर हो जाता है फ्यूडल लॉर्ड्स कि गुप्त साम्राज्य का पतन में भी इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। जानते हैं कि हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या रहा है, तो 606 से 647 ईस्वी तक। और इसी के समय कौन आया था? ये ह्वेनसांग आता है। हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से ह्वेनसांग, इसको याद रखना है। जबकि फाह्यान कब आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने, और उसी का बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा था उदयन, और इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। कौन सा वंश? पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि सबने अपने अपने ऊपर के जो बाप है, जैसे कि बिंबिसार का बेटा था हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन ने बिंबिसार को, उदयन ने किसको मारा? अजातशत्रु को, अजातशत्रु ने अपने बाप है जो बिंबिसार को मारा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो 323 बीसी में है जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। किसके सहायता से? तो चंद्रगुप्त ये कौटिल्य की सहायता से करते हैं। अशोक के बारे में जानते हैं कि 261 बीसी में कलिंग वार में ये लड़ाई लड़ते हैं, और ये 232 बीसी के आसपास इसका कार्यकाल समाप्त होता है। अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े, और उसी में कलिंग युद्ध के बाद अपने ये बुद्धगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे, उनकी सहायता से बौद्ध धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया, और बौद्ध धर्म को बहुत जगहों पे है जो फैलाना स्टार्ट किया। यहाँ तक महेंद्र और संघमित्रा इनके बेटा बेटी था, जिसको ये श्रीलंका भेजते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार करने के लिए। और हम हर्षवर्धन के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किए हैं पहले वाले वीडियो में, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। अब हम 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम यानी कि एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज मीडियम कौन सा था? तो इसमें है जो फन था। क्या था? फन। फन का मतलब क्या होता है? तो उसमें रुपया, पैसा, उसके माध्यम से है जो मौर्य साम्राज्य में है जो ट्रेडिंग होता था, व्यापार होता था फन के माध्यम से। यहाँ पे गाय को अघन्य कहा गया है। किसमें? तो ऋग्वेद के समय में गाय को अघन्य यानी कि जो मारता था उसे सजा दी जाती थी। और बात करते हैं दिनार की, तो दिनार क्या था? ये गुप्त साम्राज्य में सोने का जो सिक्का है, उसमें इसको गुप्त वंश में सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था? दिनार। सोने का सिक्का को दिनार कहा जाता था, इसको याद रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सोने का सिक्का कौन चलाया था? तो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाने के लिए जाना जाता है कौन? गुप्ता वंश जाना जाता है। जबकि सबसे ज्यादा सोने का होर्डिंग यानी कि जमाव किया था किसने? जमाखोरी किसने किया था? तो कुषाण वंश ने किया था। और सबसे पहली बार सोना किसने चलाया था? सोने का सिक्का, वो भी कुषाण वंश ने ही चलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और भी हम देखते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी कब से कब तक रूलिंग करती है, और उसके प्रमुख शासक कौन रहते हैं, और उसके सबसे अंतिम शासक कौन होते हैं। तो सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, और सबसे अंत में बृहद्रथ होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासनकाल है 322 से लेकर 322 बीसी की बात कर रहे हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट की बात की जा रही है। 322 बीसी से 298 बीसी, बिंदुसार की 297 से 272 बीसी, अशोका द ग्रेट 273 बीसी से 232 बीसी, और ये 261 बीसी में है जो कलिंग का युद्ध लड़ता है। दशरथ की बात करते हैं, अशोक का बेटा है दशरथ, 232 से 224 बीसी, और ये क्या करता है? बराबर में नागा अर्जुनी गुफा भी बनाता है, जबकि अशोक के द्वारा भी उसमें बराबर गुफा बनाने का सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? आजीविका के लिए। संप्रति उसके बाद आता है, उसके बाद सालिसुका आता है, देववर्मन आता है, सात धनवन आता है, और सबसे अंत में बृहद्रथ आता है, जिसके बाद है जो शुंग वंश की स्थापना की जाती है। बृहद्रथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने ये शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से शासक रहे, और सबसे पहले कौन रहे, और सबसे अंत में कौन आए थे, इसको भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 19 नंबर। ये अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो महिपाल प्रथम के समय में है अल मसूदी है जो भारत में यात्रा किया था। ये महिपाल प्रथम था कौन? तो महिपाल प्रथम की बात करते हैं तो ये नागभट्ट और महिपाल प्रथम, नागभट्ट के प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक होते हैं। संस्थापक किसके होते हैं? तो नागभट्ट प्रथम होते हैं संस्थापक, और महिपाल प्रथम इसके ही शासक होते हैं। कौन? गुर्जर प्रतिहार वंश के। ठीक है, आगे हम और भी देख लेते हैं कौन कौन से है जो ट्रेवलर्स यानी कि तीर्थयात्री भारत में आए थे और किसके समय आए थे।
प्लिनी की बात करते हैं, प्लिनी की बात करते हैं तो यह भारत में पहली शताब्दी में आया था। प्लिनी द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया नामक पुस्तक। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे लिखा गया है प्लिनी, तो नेचुरल हिस्ट्री पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा, तो प्लिनी ने लिखा। टॉलमी की बात करते हैं तो भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो टॉलमी ने लिखा है। पुस्तक के लेखक टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। मेगास्थनीज जो भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी राजदूत के रूप में जब भारत में आया था वो कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेगास्थनीज था। यह एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो 302 ईस्वी में, कब 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति, समाज और भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन लिखा है, इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। और भारत आने वाला सबसे विदेशी पहला राजदूत कौन है, तो यही मेगास्थनीज है। ये क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा 64 पोस्ट एक्साइज मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। डायमेकस की बात करते हैं तो यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। कौन, डायमेकस आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो यही क्वेश्चन है जो ये भी 64 पोस्ट दरोगा मेंस में है जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखना है। और यही बिंदुसार, ये बिंदुसार है, ये कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अशोक का पिता है, जिसने क्या हुआ, सीरिया के नरेश अंतियोकस से क्या मंगाया था, तो इससे अंजीर मंगाया था। जानते हैं अंजीर क्या होता है, एक अंजीर फल होता है, अंजीर मंगाया था, ठीक है। और एक वाइन मंगाया था जो शराब होता है, एक शराब स्पेशल शराब था वो मंगाया था, शराब मंगाया था। और एक साधु संत मंगाया था कि कोई भी आप हमको साधु या संत उस तरह से है उसको आप हमें भेज दीजिए। तो जो अंजीर सबसे पहले, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि अंजीर सबसे पहले है जो सीरिया से किसने मंगवाया था भारत में, तो बिंदुसार ने मंगवाया था। तो अंजीर याद रखना है। लेकिन अंजीर और शराब, सीरिया के राजदूत ने, सीरिया नरेश ने, अंतियोकस ने कहा कि हम आपको अंजीर शराब जितना चाहिए उतना भेज देंगे, लेकिन हम साधु संत या जो उस तरह से गुरु हैं उसको हम आपको नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए साधु संत को नहीं भेजा था। यहाँ पे है जो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस आया था। ये क्वेश्चन याद रखना है, किसके समय, तो बिंदुसार के राज दरबार में याद रखना है। डायनोसियस की बात करते हैं तो यह यूनानी राजदूत था जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टॉलमी फिलडेल्फस के द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन है जो पूछा गया बिहार दरोगा में, ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि कौन किसके समय आया था, तो ये सारे याद आपको रखना है। फाहियान की बात करते हैं तो यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था तथा 411 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसका मूल उद्देश्य था कि भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है, जो उस समय का सेंट्रल प्रोविंसेस था। क्या, तो सेंट्रल प्रोविंसेस अभी जो वर्तमान में था उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस यानी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आसपास के क्षेत्रों को सबसे अधिक सुखी बताया था। किसने, फाहियान ने बताया था। और एक यह चीनी यात्री था जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। वेंसांग की बात करते हैं तो यह चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह 630 से लेकर 643 तक है जो भारत में रहा था। जानते हैं कि हर्षवर्धन का काल कब से रहा, तो 606 से 647 ईस्वी तक है जो एडी तक ये शासन करता है। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। कौन, हर्षवर्धन ने, ये कौन, ह्वेनसांग ने, सॉरी। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को CU यहाँ पे यू है, CU की नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म और राजनीति का उल्लेख किया गया है। संयुंगन की बात करते हैं तो यह चीनी यात्री था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित किया था। एत्सिंग की बात करते हैं तो चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। किसने किया था, एत्सिंग ने वर्णन किया था। अलवेरुनी की बात करते हैं तो यह भारत महमूद गजनबी के साथ आया था। भारत कब आया था, किसके समय, तो महमूद गजनबी के द्वारा के साथ में आया था। अलवेरुनी ने तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद की नामक पुस्तक की रचना किया था। और इसमें उस समय के भारत की स्थिति के बारे में है जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में इन्होंने बुक में लिखा था। किसने, अलवेरुनी ने। और ये बुक का नाम क्या है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। यह पुस्तक है जो कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसको है जो याद रखना है, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका
उपरिका की बात करते हैं तो उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। भुक्ति या प्रांत का प्रमुख को उपरिका कहा गया है। उपरिका किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीटी या यूपीएससी पीटी ऐसे या बिहार दरोगा अन्य एग्जामों में इस तरह के जो शब्द देते हैं कि मध्यकाल में किस शब्द का मतलब क्या होता है, और फिर विजयनगर साम्राज्य में इस शब्द का मतलब क्या होता है, मौर्य प्रशासन में इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें सावधानी बरतना है कि आपको डायरेक्ट ये फैक्चुअल रहता है, इसको याद रखना है। तो इसका एक लिस्टिंग हम आपको बाद में देंगे, धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से जब देखते रहेंगे तो आपको मिलते जाएगा। बहुत सारे सेट है, 150 प्रैक्टिस सेट है, इसमें बारी बारी से है जो थोड़ा थोड़ा काट करके आपको है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भुक्ति या प्रांत का जो प्रमुख होता है वो उपरिका होता है। आप बारी बारी से सारे वीडियो को देखेंगे तो फिर आपका एक सीरियल ऑर्डर्स में सारे कंसेप्ट है जो मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि कुछ पोर्शन यदि यहाँ पे हमने पढ़ाया है तो उसको पहले यहाँ पे छोड़े हैं तो उसको पहले हमने पढ़ा दिए हैं तभी यहाँ छोड़े हैं, या फिर आगे इसको कुछ बचे हैं तो उसको हम आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पूरे 150 प्रैक्टिस सेट में आपको कंप्लीट रूप से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि इस तरह से 150 प्रैक्टिस सेट एक अलग ही रूप से तैयार किया जा रहा है, जिसको आप है जो बार बार देखेंगे तो आपका पूरी तरह से कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम को इस तरह से है जो आप टैकल करने की कोशिश में क्वेश्चन को सोल्व करने में सही स्थिति में रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कनौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे बोलते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। इसे ट्रायंगल वार ऑफ कनौज भी बोलते हैं, ट्रायंगल वार ऑफ कनौज। कनौज, कनौज था कहाँ? तो कनौज यहाँ पे ये क्षेत्र है कनौज, और ये कनौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के आसपास है, कनौज उत्तर प्रदेश में है, और ये इस तरह से गंगा के समीप था। कहाँ? तो ये गंगा के समीप था, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बेल्ट था, जिस कारण से उपजाऊ वाली भूमि था, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे ये कनौज को प्राप्त करने के लिए, इस पे शासन व्यवस्थित करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में एक युद्ध होता है, जिसमें कौन जीतता है? तो ये जीतता कौन है? तो ये प्रतिहार इसमें जीत जाता है। प्रतिहार है जो विन करता है, बोन प्रतिहार जीतता है, और इसमें कौन कौन होता है? राष्ट्रकूट होता है, पाल होता है, प्रतिहार होता है, ये तीनों है जो आपस में ये है जो इस तरह से लड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 कह रहा है, कौन इसमें शामिल थे? तो 2, 3, 4 हो जाएगा। क्या? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार इसमें शामिल था, गुर्जर प्रतिहार, कन्नौज और यहाँ पे पाला, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रकूट इधर हो गया, गुर्जर प्रतिहार, पाल, इसको प्राप्त करने के लिए एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है कि घटना का सही काल अनुक्रम क्या होगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था, किसकी याद में? तो ख्वाजा संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी के याद में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है, इसको लिख देते हैं इंग्लिश में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ए काकी जो सूफी संत था, क्या था? सूफी संत था। इसी के याद में है जो किस कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तब तो ये 1193 में स्टार्ट किया गया था, और ये 1197 में इसकी पहली मंजिल तैयार होकर बनती है। 1197 में पहली मंजिल कुतुब मीनार का बनता है, और उसके बाद है जो जानते हैं कि 1206 के आसपास है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कौन आता है? तो इल्तुतमिश 1210 में बनता है। वो 1210 में कौन आता है? तो इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश बाद के जो 3 पिलर होता है उसको फिर तैयार करता है, 3 मंजिल को तैयार करता है कौन? इल्तुतमिश। और फिर जब रिपेयर कराने की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर बाद में इसका रिपेयर भी किया जाता है, मरम्मत की जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब होती है? तो 1351 से लेकर के 1388 तक इसका शासन होता है। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और फिरोज शाह तुगलक से पहले कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसका चचेरा भाई था, जिस कारण से इसका नाम, और उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खान था। उसी के स्मृति में, याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर का निर्माण किया गया था। तो 1388 में मृत्यु होता है किसका? फिरोज शाह तुगलक का। इसको दफनाया कहाँ जाता है? तो दफनाया जाता है हौज खास दिल्ली में। कहाँ पे? हौज खास में, हौज खास दिल्ली में दफनाया जाता है। कहाँ? हौज खास दिल्ली में दफनाया जाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब होता है। तो जानते हैं ये 17 मई 1498 को होता है। 17 मई 1498 को आता है, जब ये वास्को डी गामा कहाँ आता है, तो कालीकट के तट पे आता है, जहां पे उसका राजा, कालीकट का राजा कौन होता है, जामोरिन होता है, उसका स्वागत करता है। और उस तरह से फिर पुर्तगालियों का धीरे धीरे है जो यहाँ पे वर्चस्व बनने लगता है। और 1505 से इसका पूर्ण रूप से 1505 से 1961 तक यह पूरी तरह से भारत में निवास करता है। 1961 में, और सबसे अंत में, सबसे पहले आने वाला और सबसे अंत में भारत से जाने वाला है जो यूरोपियन कंपनी कौन था, यही था, पुर्तगाली था। और ये कब गया था, 1961 में गया था। कौन, पुर्तगाली गया था। और कहाँ से, तो पुंडीचेरी से, और गोवा के क्षेत्रों में अधिक रूप से यह व्यवस्थित रूप से शामिल था। कृष्णदेव की राय की बात करते हैं तो ये 1509 से लेकर 1529 तक है जो शासन काल इसका है, किसका, कृष्णदेव राय का। और जानते हैं कि संगम वंश में 3 शासक था, 4 तरह के वंश था संगम वंश में। विजयनगर में कौन कौन था, विजयनगर में 4 वंश था। कौन था, तो संगम, सुलुब और तुलुब, और क्या था, अराविडू था। अराविडू था। और विजयनगर की स्थापना 1336 से लेकर के ये 1565 के आसपास रहता है। ठीक है, हरियर और बुका के द्वारा स्टार्ट किया जाता है अराविडू। और ये कौन से वंश से था, तो कृष्णदेव राय था। तीसरे वंश से था, तुलुब वंश से था। तुलुब वंश से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही मिलान करने के लिए आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 1193, फिर उसके बाद क्या आता है, फिरोज शाह तुगलक 1388, उसके बाद 1498, फिर 1529, यानी 1 2 3 4 इसका सही है जो सीरियल ऑर्डर में दिया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था किसके लिए। तो फनम शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया था, तो सिक्के के लिए किया गया था। सिक्के के लिए फनम। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत के दौरान है जो अर्घट्टम क्या था, अर्घट्टम भी पूछ सकता है। अर्घट्टम क्या था, अर्घट्टम ऐसा था जो कृषि के समय, जब उस समय कृषि होता था, कृषि के समय जो चक्का से पानी भरा जाता था, पानी चक्का चलता था, तो उससे पानी जब निकल करके बाहर निकलता था, तो उसको बोलते हैं कृषि में सिंचाई के लिए प्रयुक्त चक्का, इसको क्या कहा जाता था, अर्घट्टम कहा जाता था। मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था, यानी लैंड रेवेन्यू ही था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विजयनगर साम्राज्य की जो मुख्य रूप से राजस्व का स्रोत था, आय का स्रोत था, वो क्या था, तो ये लैंड रेवेन्यू था। कृषि से ज्यादा वो आय इकट्ठा करता था। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक के अनुसार इस देश में उनके पास 3 प्रकार के सिक्के हैं जो मिश्र धातु में मिलाए गए सोने से बने हैं। एक को बरहब कहा जाता है, क्या, बरहब कहा जाता है, जिसका वजन लगभग 1 मितकल जो 2 दिनार के बराबर होता है। लोपेकी, एक बरहब है, लोपेकी है। और जिसे पेरताब कहा जाता है, वह आधा थ्रस्ट के बराबर है। तीसरा जिसे फनम कहा जाता है, यह अंतिम उल्लेखित सिक्के के 10वें भाग के मूल्य के बराबर है। तो आपको याद रखना है कि बरहब, लोपेकी और पेरताब और फनम, ये क्या है, तो ये सिक्का है। इन विभिन्न सिक्कों में फनम सबसे उपयोगी है। उन्होंने शुद्ध चांदी में एक सिक्का ढाला जो कि फनम का 6ठा सिक्का है, जिसे वे क्या कहते थे, टार कहते हैं, टार। यह बाद वाला मुद्रा में भी बहुत उपयोगी सिक्का है। टार के तीसरे भाग वाले तांबे के सिक्कों को क्या कहते हैं, डिजिटल कहा जाता है, डिजिटल कहा जाता है, डिजिटल। इस साम्राज्य में अपनाई गई प्रथा के अनुसार सभी प्रांत एक निश्चित अवधि में अपना सोना टकसाल में लाते हैं। टकसाल में क्या होता है कि बहुत सारे सिक्कों का उसमें मिंटिंग किया जाता है, उसमें ढाला जाता है टकसाल। यदि कोई व्यक्ति दीवान से सोने में भत्ता प्राप्त करता है तो उसे दराव खाना द्वारा भुगतान किया जाना था। किसके द्वारा, दराव खाना के द्वारा। मध्यकालीन त्रावणकोर में भी फनम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा लॉर्ड मेयो के बारे में पूछ रहा है कि लॉर्ड मेयो के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें सही है। कह रहा लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वाइसराय थे। तो 5वें नई वाइसराय होकर के कितने थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय हुआ है। फर्स्ट वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और उसके बाद कौन आता है, तो दूसरा आता है लॉर्ड एल्गिन आता है, जो 1862 से 1863,
और कैनिंग का शासनकाल 1858 से 1862। उसके बाद तीसरा आता है लॉर्ड लॉरेंस आता है जो 1864 से 1869, जबकि लॉर्ड मायो का कार्यकाल था 1869 से 72। यहाँ पे देख सकते हैं 1869 से 72 इसका शासनकाल, ये सही सही दिया गया है कि लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। ये और इसकी मृत्यु है जो 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था कि एक अफगानी पठान था जो वहां पे कैद था, कहाँ पे, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। और वहीं पे जब ये लॉर्ड मायो टहल रहा था तो उसी समय वो आकर के उसको चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। तो पहला ऐसा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसका हत्या भारत में किया गया था, चाकू मार के किया गया था। और कह रहा भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही आया था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही आया था। तब ये पहला जनगणना आया था 1872 में, ठीक है। उसके बाद 1881 में नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के द्वारा है जो जनगणना स्टार्ट की जाती है 10कीय वृद्धि के रूप में, 10कीय वर्ष पे 10 वर्षों पे। और पांचवा की बात करते हैं तो लॉर्ड नॉर्थबुक रहता है जो 1872 से 1876 तक शासन करता है। फिर उसके बाद लॉर्ड लिटन आता है वाइसराय 1876 से 1880, लॉर्ड रिपन 1880 से 84। और लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो उस समय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1884 से 1888। लॉर्ड लैंसडॉन रहता है 1888 से 94 और इसी के समय एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि विवाह करने की न्यूनतम उम्र है जो पारित की जाती है, कब 10 से 12 वर्ष है जो बढ़ाई जाती है बच्चों की। लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899 तक शासनकाल में रहता है। आगे हम इसको देख चुके हैं गवर्नर जनरल के बारे में, तो उसे आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही है और दूसरा भी सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। यानी कि 2, 3, 4 पूछ रहा है सही कौन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो जानते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह के बाद है जो रॉलेट एक्ट आने के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और अगस्त 1920 में इसको स्टार्ट किया जाता है, लेकिन अगस्त सितंबर के आसपास 1920 में इसको स्टार्ट किया जाता है, लेकिन बाद में इसको 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है? चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा कांड होता है। कहाँ पे? गोरखपुर में होता है। कहाँ पे? गोरखपुर में होता है, जहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मियों को 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है उग्र भीड़ के द्वारा। और वहाँ पे इस तरह से हिंसा को अपना लिया जाता है जिस कारण से गांधी जी से अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को वर्धा का एक स्टेशन होता है जिसमें वर्धा में गांधी जी उस समय होते हैं और उसको गांधी जी है जो वापस ले लेते हैं, वापस असहयोग आंदोलन को ले लेता है। जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे उस समय असहयोग आंदोलन में ऐसा माना जाता है कि उस समय ऐसा लगा था कि भारत अब आज़ाद होने ही वाला है, अब अंग्रेज भारत छोड़ देंगे इस असहयोग आंदोलन के बाद। लेकिन ऐसा होता है कि गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उनका ये मानना था कि अभी पूरी तरह से भारत है जो तैयार नहीं हुआ है कि अंग्रेजों से मुकाबला कर सके, इसलिए वो शांति, अभी उस तरह से पेशेंस और धैर्य भारतीयों में लाना, ये गांधी जी की बहुत सारे सत्याग्रहों के माध्यम से लाना इनके द्वारा है जो ये सोचा गया था। जिस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और बहुत सारे वैसे क्रांतिकारी उस समय नेता थे या फिर कांग्रेस संगठन के अन्य सदस्य थे जिन्होंने इससे है जो सही रूप से नहीं स्वीकार किया। और जैसे कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल जैसे प्रमुख नेताओं ने है जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण गांधी से रुठ गए और कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से बाहर हो गए थे। तो इसमें सारे सही हो जाएंगे, सारे इसमें है जो वापस इसमें कांग्रेस से वापस हो गए थे। और भी याद रखना है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। क्या? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और प्लस किसके द्वारा? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चित्तरंजन दास। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसमें सारे लोग इसमें शामिल हो गए थे और उनका दोनों नाम भी उसको भी याद रखना है। और जबकि एक शुरुआत में कांग्रेस के अंदर ही इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, आगे हम प्रश्न की बात करते हैं। तो यह असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 4 जनवरी 1921 को किया था।
इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा जानकारी और भी देखने को मिलती है। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता है, जो बाद में फिर 1930 से 34 तक स्टार्ट होता है। इस आंदोलन का मकसद भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन में अहिंसक प्रतिरोध, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इस आंदोलन के दौरान सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया, सरकारी उपाधियों का लौटा दिया गया। जानते ही कुछ समय है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि है जो लौटा दी जाती है। इस आंदोलन के दौरान कई लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान दोनों ने एक होकर भाग लिया, जिस कारण से उसके बैकग्राउंड में क्या था, खिलाफत मूवमेंट था। अशोक आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे कि आर्थिक शोषण, ब्रिटिश शासन से असंतोष, राष्ट्रवादी उत्साह, राजनीतिक मोहभंग, ये सारे उसमें गतिविधियां थी। और इसका ये 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक चली जाती है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा इसको वापस ले लिया जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। मैसूर के उस समय मैसूर में क्या था, कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन उसमें शामिल था जब ये सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, जब 1947-48 में जब भारत आजाद हुआ था। आगे हम बात करते हैं पेशवाई यानी पेशवाशिप को कब समाप्त किया गया था? तो इसको है जो 1818 में समाप्त किया गया था। और पेशवा एक प्रधानमंत्री का रूप होता है, सबसे ऊपर का पद होता था, जिसको स्टार्ट किया था शिवाजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट इसको एक बार देख लेना, पेशवा पद किसने के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की बात करते हैं तो 1775 से 1782 में हुआ था। और इसमें उस समय गवर्नर कौन था? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, माधवराव होलकर इस तरह से उसमें शामिल था। बैटल ऑफ तेलंगुन, बैटल ऑफ एडास, बैटल ऑफ सिपरी इस तरह से इसमें शामिल था। और टीटी ऑफ सलवाई और टीटी ऑफ सूरत के द्वारा इस संधि को इस युद्ध को समाप्त किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देख सकते हैं। ये है जो 20 साल ये ड्रा हो गया था, यानी कि बीच में दोनों के बीच संधि हो गई थी, टीटी ऑफ सलवाई। और उसके बाद कहा गया कि आप 20 सालों तक अंग्रेज और मराठा के बीच में संधि स्थापित रहेगी, कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 5 में हुआ था। और उसमें बेलेजले है जो उस समय बेलेजले क्या था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। बात करते हैं तो उस समय क्या हुआ था, इंग्लिश एज ओवर मराठा, यहाँ पे मराठा के ऊपर है जो इंग्लिश, इसमें विजयी हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात करते हैं तो 1817 से 18 में हुआ था। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्रिटिश है जो विक्ट्री हुआ था, ब्रिटिश है जो इसमें जीत गया था। इसको याद रखना है कि एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1818 तक चला था, और तीनों को सजाने के लिए भी दे सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव यानी फ्रेंच इफेक्ट कहाँ पे परिलक्षित होता है? तो जानते हैं कि पुडुचेरी के क्षेत्रों में उस समय है जो सबसे ज्यादा है जो कौन रहता था, तो ये पुर्तगाली रहता था। और उसका प्रभाव पुर्तगाली और फ्रेंच का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है? गोवा और पुडुचेरी के क्षेत्रों में देखा जाता है। पुडुचेरी जानते हैं कि 2-3 स्टेट में होता है, जैसे कि कराईकल हो गया, माहे हो गया, यनम हो गया। यहाँ पे 3 राज्यों में इसका है जो प्रसार देखने को मिलता है। इसका देख सकते हैं किस तरह से फ्रेंच का जो इस तरह से आर्किटेक्चर है जो बनाया जाता था। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? किसके समय? तो यह है जो लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल आप जानते हैं कि उस समय सबसे पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया था, फर्स्ट वायसराय था। और ये 1862 तक रहा था। और इसी के समय है जो क्या हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में कह रहा है कि इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी पारित किया गया था। 1860-1858 के समय में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। और लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन कब था? जब कांग्रेस का ये इस्टेब्लिशमेंट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में। लॉर्ड मेयो 1872 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। डलहौजी 1848 से 56, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इतना एक्सप्लेन किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से बातचीत की थी, वार्ता की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो सबसे पहला युवा प्रेसिडेंट बनता है। सबसे युवा जो प्रेसिडेंट बनता है, कौन बनता है? यही बनता है मौलाना अबुल कलाम आजाद बनता है। कब? 1923 में बनता है। और 1940 से 1946 तक कांग्रेस का क्या रहता है? ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहता है।
1940 से 46 आईएनसी प्रेसिडेंट रहता है। और 1940 में जो रामगढ़ का सेशन होता है, रामगढ़ जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है, झारखंड में है, इस सेशन के ये अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद क्या 1946 से 47 के बाद है जो कौन आते हैं, तो नेहरू है जो इसका प्रेसिडेंट बनते हैं, नेहरू बनते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अबुल कलाम आजाद, और इसने क्या लिखा था, तो अल हिलाल, अल हिलाल लिखा था, अल हिलाल लिखा था, अल वेघाल लिखा था, अल वघाल लिखा था, दोनों 1912 में लिखा था, एक पत्रिका था। ठीक है, उर्दू में लिखा गया था। और सबसे पहला भारत का शिक्षा मंत्री थे, पहला शिक्षा मंत्री। और इस कारण से 11 नवंबर को इनके जन्म दिवस पे क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो जानते हैं कि सप्तऋषि, इस तरह से सप्तऋषि आगे हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे कि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य में स्थित होता है, जबकि मंगल और बृहस्पति के बीच, कहाँ पे, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। कहा, तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। तो इसका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो सेरे होता है, सेरे होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और ये दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 4 यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह से सबसे बड़ा एस्टेरॉइड क्या है, तो ये सेरे होता है। क्या है, सेरे है। और उसके बाद बेस्ता है, पाला है, हिजिया है, ये सारे क्या है, एस्टेरॉइड है, क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे द बिग डीपर एस्टेरॉइड में यहाँ देख सकते हैं कि उर्सा मेजर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह है जो नुब्रा घाटी के उत्तर में, कहाँ पे, नुब्रा घाटी के उत्तर में, यहाँ देख सकते हैं इसका लोकेशन। तो ये लद्दाख से ऊपर है, लद्दाख से ऊपर है। यहाँ एक्साई चीन है जो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, चाइना के द्वारा, जबकि डिस्प्यूटेड है इंडिया और चाइना के बीच। यहाँ पे देख सकते गिलगिट बाल्टिस्तान जो पार्ट है पीओके का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, जो इंडिया के ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन अभी ये इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। ठीक है, पीओके इस तरह से क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम बढ़ते, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नुब्रा घाटी कहाँ पे, लद्दाख क्षेत्र में है। पुराणों में किस नदी को मेकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है। मेकल सूता किसको कहा गया है, तो नर्मदा को कहा गया है। जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती है जो इस तरह से अरेबियन सी की ओर है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि वेस्टर्न फ्लो रिवर है, वेस्टर्न फ्लो रिवर है, नर्मदा और ताप्ती है। इसके बाद जानते हैं कि बहुत सारे नदियों का पुराना ऋग्वेद में नाम अलग अलग था, जैसे कि पहले इंडस था किसका, तो सिंधु का, झेलम, बितस्ता, चिनाब, अस्किनी, ब्यास, बीपस, रावी, परुशनी, सतुद्री, सतलज, घग्घर, दृष्टवती, और काबुल में जो कुभा नदी है। और काबुल किस नदी पे है, तो कुभा नदी है, जिसे काबुल नदी भी कहते हैं। स्वात जिसको सुवस्तु कहते हैं, कुर्रम जिसे कुरमू कहते हैं, और गोमल गोमती नदी, सरस्वती गोन नदी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा यानी मेडिटेरेनियन, ये इक्वेटर की बात करते हैं, जो 0 डिग्री पे है, ये निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से आप मिला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री का ये इक्वेटर है, और ये पूरे वर्ल्ड का मैप में दिखा रहा है कौन कौन से कंट्रीज पे रहते हैं। जैसे कि एशिया में बात करते हैं, तो एशिया में कौन से कंट्री है, तो 3 कंट्री है, किरुबाती है, इंडोनेशिया है, और मालदीव्स है। किरुबाती, ठीक है। साउथ अमेरिका में कौन है, ईसीबी है, जिसको याद रख सकते हैं कोड से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील है। अफ्रीका में एसडीजे सक, यहाँ की एस प्रिंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबन, सोमालिया, युगांडा, ये कॉन्गो, केन्या, ये सारे देश है जो कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है। और साउथ यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने महाद्वीप से इक्वेटर गुजरते हैं, तो 3 महाद्वीप से गुजरते हैं। ठीक है, आगे इसका आंसर देख सकते हैं, मालदीव है, गैबोन है और ब्राजील है, जहां से 3 कंट्री से ये भूमध्य रेखा गुजरते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 355 के आधार पर दिया गया है कि केंद्र सरकार का यह कार्य है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना, आर्टिकल 355 में दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का यह सदस्य नहीं होता है। हालांकि जब वोट है जो मैच कर जाता है तब इस पे कास्टिंग वोट ये दे सकता है, कास्टिंग वोट दे सकता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सत्रावसान भी कर सकता है क्योंकि ये राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा और राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जब ज्वाइंट सिटिंग होता है, जब ज्वाइंट सिटिंग होता है, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग जो आर्टिकल 108 में दिया गया है, उसमें क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग में जब कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल पे ही बैठता है, एक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल विधेयक पे बैठता है, साधारण विधेयक पे ज्वाइंट सिटिंग बैठता है। ये संविधान संशोधन बिल या मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठता है और ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। और उसी समय इसका जो प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, इसका चेयर कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। और ये किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये बुलाया जाता है किसके, ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा है जो इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी करता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसलिए अभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी 1, 2 ए, बी और डी सही है जबकि ये सी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, तो स्थिरता और स्वतंत्रता होती है। यानी कि कोई भी सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रहे और एक पॉलिटिकल पूरी तरह से इंडियन पॉलिटी को आगे हम बढ़ाएं, एडमिनिस्ट्रेशन सही से करें और स्वतंत्रता की बात करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुण ने यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है, तो परिसंघीय है यानी कि फेडरल है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फेडरल की बात करते हैं तो इसमें अनुसूची 7 यानी शेड्यूल 7 में दिया गया है क्या, तो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है यानी कि शक्तियों का बंटवारा। और इसमें 3 तरह के, एक राज्य सूची और एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची दिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो इसमें याद रखना है 100 विषय और इसमें 61 और इसमें टोटल 52 विषय है और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, तो राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। केंद्र सूची में राज्य और सरकार है जिसमें कानून नहीं बनाती है, कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है जैसे पार्लियामेंट के द्वारा। और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है, राज्य या केंद्र, लेकिन इसमें अधिकता इसकी बहुमत इसकी जब राज्य और केंद्र में विवाद होती है तो इसमें केंद्र का है जो सबसे पहले प्रायोरिटी में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो जनरली राष्ट्रपति है जो किसकी अनुशंसा पे लोकसभा भंग करते हैं, तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे। क्या, तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे करते हैं। लेकिन यदि यहाँ ऑप्शन में कैबिनेट मंत्रिमंडल यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल भी दिया रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करंट सही हो जाएगा क्योंकि इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्षता किसके हाथ में रहता है, कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का स्पीकर होता है जो पूरी तरह से लोकसभा के सचिवालय का जिसमें जितने सारे उसमें अधिकारी होते हैं, उसका चुनाव कैसे होना है, उसका नियुक्ति किस तरह से होना है, वो सारी जिम्मेवारी किसकी होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निसार मिशन की बात करते हैं तो निसार मिशन इसरो और किसके बीच, तो इसरो और नासा के बीच में है, जो मध्य की संयुक्त परियोजना है जिसे निसार की बात करते हैं। तो इसमें नासा की स्थापना कब होती है, 1958 में होती है। इसरो की स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना कब होती है, तो 1960 में होती है, 15 अगस्त 1969 में होती है। और DRDO की स्थापना 1958 में हो जाती है, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, जाक्सा किसकी है, तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और पिछले साल बीपीएससी पीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भाप के द्वारा रॉकेट को उड़ाया गया था, किसके द्वारा, तो ये जाक्सा के द्वारा यानी जापान एजेंसी के द्वारा उड़ाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि नासा और इसरो के द्वारा एक निसार ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है, नासा और इसरो के द्वारा मिला करके। और इसमें इसका मुख्य जो काम क्या है, तो इसमें है जो पृथ्वी का अवलोकन करना, पूरी तरह से कहाँ पे कौन सा रिसोर्सेज है, कहाँ पे उस तरह से कोई खनिज उपलब्ध है, उसके बारे में इसके ये डाटा निकालेगा, कौन, निसार। 42 नंबर प्रश्न है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। और भी प्रमुख लेखक और उसकी रचनाएं क्या क्या है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका रसखान, मृषकटिकम पूछा गया क्वेश्चन है सुदृढ़, कामसूत्र बादशायन, दायभाग जिमुत वाहन, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी,
दास कुमार चरितम दांडी, अवंती सुंदरी दंडी और बुद्ध चरितम अश्वघोष, कादम्बरी वानभट्ट, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, साहित्य लहरी सूरदास, सूरसागर सूरदास, हुमायूंनामा किसने लिखा है तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया, श्रृंगार शतक भर्तृहरि और बरण्य शतक भर्तृहरि। यहाँ पे मिलान करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है तो ये इंदौर घराने से संबंधित है। कौन? उस्ताद आमिर खान, और ये वीणा बजाते थे, ठीक है। और ही घराना पूछा जाता है एसएससी के एग्जामों में मुख्य रूप से, तो किराना घराना से संबंधित कौन है तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये सारे संबंधित है एक किराना घराना से। बनारस घराना से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित गुदई और किशन महाराज, शिव कुमार शर्मा। आगरा घराना से बिलायत हुसैन खान, उस्ताद फैयज खान संबंधित थे। ग्वालियर घराना से भास्कर बुआ बखले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। लखनऊ घराना से पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, समूह महाराज, अच्छन महाराज इससे संबंधित थे। जबकि पटियाला घराना से संबंधित उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, काले खान अली बख्श संबंधित थे। भिंडी बाजार घराना उस्ताद छज्जू खान, उस्ताद अमन अली खान। दिल्ली घराना से अमीर खुसरो, ये सब संबंधित थे। एक ये क्या होता है, घराना क्या होता है, जहाँ पे ऐसे घराना जहाँ से बहुत सारे कलाकार उससे संबंधित होते हैं, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे ये गायन करते हैं या फिर उस तरह से नर्तक करते हैं, ठीक है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था तो इसको डेविड ईस्टन ने व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका मतलब क्या होता था, ये ढांचा 3 चरणों में काम करती है। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने पूरी तरह से बताया था कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था काम करती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ये कैसे काम करती है। 1965 में प्रकाशित हुए क्रमशः दूसरे और तीसरे चरण का गठन करते हैं और ईस्टन के आगतों में मांग और समर्थन इसमें शामिल किया गया है। मांगे मात्रा में अत्यधिक हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था सभी मांगों को व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तापू लोक नृत्य, यहाँ पे देख सकते हैं और भी अन्य संबंधित लोक नृत्य है जो अन्य राज्यों से संबंधित है। जैसे कि राजस्थान में कठपुतली पूछा गया क्वेश्चन है कि कठपुतली कहाँ का है तो राजस्थान का है जो कठपुतली लोक नृत्य है। घूमर है, गणगौर है, कलवेलिया है, पनिहारी है, भवई है, ये सारे राजस्थान के लोक नृत्य है। झारखंड की बात करते हैं तो इसमें पाइका है, छऊ है, सोहराई, कर्मा, डांगा, फगुआ, मुंडा, अग्नि, ये सब सारे झारखंड के हैं जो लोक नृत्य है। बिहार की बात करते हैं तो जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया, कजारी, ये सब सारे बिहार से संबंधित लोक नृत्य है। असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, झुमरा, ये सब सारे कहाँ हैं असम में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख है कौन पंडवानी पूछा जाता है, पंडवानी है। पंडवानी रौवत नाच भी पूछा गया है, रौवत नाच या चंदनानी याद रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है क्वेश्चन जैसे कि लंबाडी है, कोलट्टम है, ये सब पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। बीर नाट्यम है। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जूरन, भवई, ये सब सारे कहाँ गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करते हैं तो इसमें झूमर है, डफ है, धमाल है, लूर है, गुग्गा है, खोर है। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है छपेली याद रखना है या फिर आपको नट्टी या डांगी याद रखना है। कर्नाटक में यक्षगान पूछा गया, यूपीएससी पीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यक्षगान कहाँ का है तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, इसको याद रखना है। जबकि जम्मू कश्मीर का पूछा गया क्वेश्चन रऊफ है, रऊफ किसका है तो जम्मू कश्मीर का, ठीक है। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो इसमें लावनी पूछा गया है, लावनी, नकटा याद रखना है। और मध्य प्रदेश में क्या है तो इसमें खाड़ा नाच याद रखना है, खाड़ा नाच। पंजाब में क्या है, भांगड़ा है, गिद्धा पूछा गया है, भांगड़ा गिद्धा पूछा गया है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो धाली, जात्रा, चौल, काठी, ये सब सारे कहाँ के हैं तो यह है जो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आगे हम 46 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम यानी गया जी की कुल लंबाई कितनी है तो ये 441 मीटर है। क्या है तो 441 मीटर है। इस तरह से रबर डैम का देख सकते हैं कि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था। गया में फल्गु नदी पे बनाया गया था और ये लीलाजन नदी और मोहाना नदी का संगम पे ये बनाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री को विनाश करने का परिणाम नहीं था। कौन इसमें नहीं था तो जानते हैं कि उसमें निर्जलीकरण तथा शहर और नगरों का विनाश हो गया, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गई और फिर कृषि पर दबाव बढ़ता चला गया। यहाँ पे ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं हुई, जबकि ये क्या हो गई आत्मनिर्भर से ये फिर बदहाल स्थिति में पहुंच गई थी और इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटती चली गई थी। यहाँ पे दिया गया आंसर में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भेदभाव
पूर्ण टैरिफ नीति, ब्रिटेन में मशीन से बने सामानों से प्रतिस्पर्धा हुई, जिस कारण से कॉटेज इंडस्ट्री है जिस और भी है जो दबते हुए चली गई थी। नए वर्ग का उदय हुआ, रियासतों का लुप्त होना, ये सब सारे प्रमुख कारण थे जिस कारण से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होता चला गया था। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इसमें कह रहा है कि बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग, यानी कि जिस तरह जितना बजट में उल्लेख किया गया है उससे ज़्यादा आपको है जो घाटा हो जाता है, सरकार का जितना इनकम आया उससे ज़्यादा सरकार का एक्सपेंडिचर हो जाता है, जिस कारण से ये फिस्कल डेफिसिट की स्थिति बन जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार अन्य माध्यमों से, जैसे या तो विदेशी लोन लेती है या फिर अन्य कॉर्पोरेट से लोन लेना स्टार्ट करती है और फिर उस तरह से है जो राजकोषीय घाटा को मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो जब सरकार का एक वित्त वर्ष में आय से ज़्यादा खर्च करती है तो यह राजकोषीय घाटा कहलाता है। अंतर की भरपाई सरकार क्या करती है? तो कर्ज लेकर इसको पूरा करती है। बढ़ता घाटा यह दिखाता है कि आपका जो इकोनॉमी है किस तरह से काम कर रही है। तो यह सुस्त अर्थव्यवस्था यानी स्लो इकोनॉमी की तरह बढ़ रही है, जीडीपी स्लो हो गया है। ठीक है। हालांकि लंबे समय तक घाटे की स्थिति आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए घातक होती है, यानी कि लंबे समय तक यदि इस तरह से स्लो डाउन चलते रहेगी तो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छी नहीं होगी और जीडीपी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान है जो देखने को मिलता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यहाँ पे नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? तो इसमें बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि वे प्रदूषक होते हैं जिन्हें समय के साथ प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों में विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा उसको डिकम्पोज किया जाता है, विघटन किया जाता है, उसको है जो सरल यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है और वो वातावरण में मिल जाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सूक्ष्म जीवों के क्रिया के द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा इसको डिकम्पोज किया जाता है। घरेलू अपशिष्ट जैसे कि कचरा, मूत्रमल पदार्थ, सीवेज, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियां, चमड़ा, ऊन, सब्जी सामग्री या पौधे, ये सब क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि समय के साथ ये पृथ्वी में ही पृथ्वी में मिल जाते हैं। बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। लेकिन वैसे कुछ और भी गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो क्या होते हैं? प्रदूषक। वो प्रकृति में आसानी से बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा है जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। वैसे प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों विभाजित नहीं किया जा सकता है वो गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि हो गया डीडीटी, हो गया प्लास्टिक, हो गया पॉलीथीन, हो गया बैग, कीटनाशक हो गया पारा, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम के डिब्बे, सिंथेटिक फाइबर, कांच की वस्तु, लोहे के उत्पाद और चांदी की पन्नी जैसी धातु को है जो गैर बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा मेंस एक्सरसाइज अभी हुआ था, उसी में दोनों क्वेश्चन है जो पूछा गया है। 2 बार पूछा गया कि इसमें कौन इसमें शामिल है और इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इस तरह से। और बीपीएससी पीटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि कौन सा इसमें शामिल है बायोडिग्रेडेबल में, कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। जैसे कागज है, भोजन और पादप अपशिष्ट है, इसमें शामिल है। और कास्ट मतलब लकड़ी या सेलुलोज, जिस तरह से इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। तो इसका आंसर कीटनाशक हो जाएगा। कीटनाशक इसमें बायोडिग्रेडेबल में शामिल नहीं है, यानी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च प्रोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इस निम्नलिखित द्वारा किससे द्वारा समझा जा सकता है? तो इसको उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ, इसके द्वारा, द्वितीय नियम के द्वारा इसको समझने का प्रयास किया गया है। आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस तरह से इसको लिंडवान रूल कहते हैं, लिंडवान्स रूल। इसमें क्या होता है कि हर एक ट्रॉपिकल लेवल से यानी कि नीचे से ऊपर जब जाता है तो उसका 10% है जो ये क्या होता है कि लॉस्ट एज हीट या फिर उस तरह से डाइजेशन में उसका है जो खत्म हो जाता है, हानि हो जाता है। एनर्जी पिरामिड इस तरह से देख सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। यहाँ पे 100% का 10% यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूम हो गया, उसका 10% का फिर 1% ही ऊपर जाता है। ठीक है, इस तरह से सन एनर्जी एनर्जी लॉस्ट एज हीट, यहाँ की हीट के माध्यम से वो खत्म हो जाते हैं और कुछ जो बचे होते हैं वो डाइजेशन प्रक्रिया यानी कि पाचन प्रक्रिया में है जो जीवों के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह और उष्मा गति का पहला नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के मामले में ऊर्जा एक तरफा तरीका से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तथा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती है। प्रत्येक स्थानांतरण में खोई हुई ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है।
ऊर्जा का प्रवाह और उष्मा गति का दूसरा नियम कहता है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन में 10% नियम के अनुसार प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा श्वसन की प्रक्रिया के कारण उष्मा के रूप में खो जाती है, जिससे सिस्टम की एंट्रोपी है जो बढ़ जाती है। इसको याद रखना है किस तरह से ये है जो फूड चैन और इसका एनर्जी पिरामिड है जो किस तरह से काम करती है। अब हम आगे कुछ स्मरणीय तथ्य उसको देख लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो ये होत्री कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में कौन है, तो ये गायत्री मंत्र का इसका जिक्र किया गया है, जिसे लिखा गया है किसके द्वारा, तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में क्या है, तो 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। क्या, तो पुरुष सूक्त। और इसी में 4 वर्णों का है जो वर्णन किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की है, 200 मंत्रों की रचना की है। किसके द्वारा, तो अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए कितना, 250 मंत्र की रचना की गई है। तो सबसे ज्यादा किसके लिए, इंद्र के लिए। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है जो कहाँ, तो ये ऋग्वेद में ही किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसमें है जो गाय को नहीं मारने वाला प्राणी बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं सेट नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया है इसका डिस्कशन। आप इसे अगले वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका जल्दी से जल्दी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे और इसमें सारे एनसीईआरटी के प्रश्नों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट है जिसको हम वीडियो के माध्यम से बारी बारी से डिस्कशन कर रहे हैं। और ये सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने 1 से 9 तक वीडियो का डिस्कशन किया है, उसे आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।